हाय गाइस, वेलकम टू अंडर कोडिंग। आज से हम लोग रिवीजन वीडियो स्टार्ट करेंगे। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट उठाते हैं हम शीट का। इन वीडियोस को आपको यूज़ करना है एज अ रिवीजन वीडियो, क्योंकि यही चीज़ अवेलेबल नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको ऑलरेडी आपने कहीं से आपको सॉल्यूशन पता है और आपने नोट्स नहीं बनाए, आपको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना है, प्रोवाइडेड दैट आपको लॉजिक हल्का फुल्का पता है बट वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे आप ये वीडियोस को आप देख सकते हो और एज अ रिवीजन वीडियो यूज़ कर सकते हो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्लाइंबिंग स्टेयर्स है। ये रहा लीड कोड का उसका डिस्क्रिप्शन। अब इसमें दिया हुआ है कि हमें एक स्टेयरकेस दिया हुआ है जिसके पास n स्टेप्स है। हमारे पास दो टाइप के जंप्स अलाउड है, एक 1 लेंथ का और एक 2 लेंथ का। हमें पूछा है हाउ मेनी वेज में हम इसे क्लाइंब कर सकते हैं। अब यहाँ से एक हिंट मिलना चाहिए कि डिस्टिंक्ट वेज पूछा है, मतलब इन शॉर्ट वेज पूछा है हमें, तो हमें सारे पॉसिबल जो वेज है वो ट्राई करने पड़ेंगे। तो इससे एक हिंट मिलता है कि कहीं ना कहीं रिकर्जन से हो सकता है। आगे जाके देखेंगे कि कुछ अगर ओवरलैपिंग स्टेप्स अगर होते हैं तो क्या ये मेमोराइजेशन और डीपी बन पाएगा इस तरह से। तो अब इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो देख लेते हैं। गिवन n = 2, तो यहाँ हम मार्किंग कर लेते हैं ताकि इनके इंडेक्सिंग पता चल जाए। ये अपना 0 1 2 3 ले लिया है। अब इसने कहा है कि n = 2 के लिए यहाँ पर पहुँचने के लिए कितने तरीके हैं। तो फर्स्ट वाला एक एक स्टेप लेके, एक यहाँ से यहाँ गया और एक यहाँ से यहाँ गया। दूसरा वाला 2 स्टेप्स लेके। तो इससे एक छोटे एग्जाम्पल से इतना पता चल जा रहा है कि हमें इनिशियल जो स्टैंडिंग है वो 0 से करनी है और जो n है वहाँ तक देखना है। तो अब एक रफ एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको किस तरह अप्रोच कर लेंगे। यहाँ मैं डमी स्टेयर्स बना देता हूँ। अच्छा, अब मान लीजिए हम लोग यहाँ खड़े हैं, तो इसका रिकरेंस रिलेशन अगर कुछ बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है चेक करते हैं। तो जैसे कि अगर 3 पे अगर कोई खड़ा है तो कहाँ कहाँ से वो 3 पे आ सकता है। तो गिवन है कि या तो एक स्टेप लेके आ सकता है, तो एक स्टेप लेके आएगा तो कहाँ से वो 2 से लेकर आएगा एक स्टेप, या तो 2 स्टेप का जंप लेके आएगा तो वो कहाँ से 1 से लेके आएगा। तो इससे एक चीज़ पता चल रही है कि 3 इज़ रिलेटेड टू 2 एंड 1 पोजीशन। तो सिमिलरली अगर 2 की बात करते हैं तो उसका भी सेम है। अगर 2 पर पहुंचना होगा किसी को तो 1 स्टेप लेकर आएगा, या तो 0 से डबल स्टेप का जंप लेके आएगा। तो सिमिलरली 2 भी रिलेटेड है हमारा 0 और 1 से। तो इसलिए एक रिलेशन इसमें बनता है हमारा पास कि एफ ऑफ जो n है वो डिपेंडेंट होता है एफ ऑफ n-1, जो कि जस्ट एक पीछे स्टेप है, वहाँ से जितने भी स्टेप्स आते होंगे वो उसे थोड़ा एक्सटेंड करोगे तो वहाँ आ जाएगा। और दूसरा एक तरीका है हमारे पास जो 2 यूनिट का जंप पीछे से लेकर वहाँ तक आने का, क्योंकि नंबर ऑफ़ वेज पूछे गए तो इनका सम करके हम कर सकते हैं। अब इसमें आगे एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग। 0 1 2 3 4 5। अच्छा, अब इसे इस सूडो कोड में अगर लिखने का ट्राई करते हैं तो बना लेते हैं एक सूडो कोड में फंक्शन जो लेगा इंटीजर एक INX करके। इंडेक्स बेसिकली डिनोट कर रहा है हम कहाँ खड़े हैं। अब जो हमारा फर्स्ट वे होगा, इसे मैं 1 लिख देता हूँ, वो होगा हमारा इसी फंक्शन को कॉल करो इंडेक्स -1 से। और हमारा जो सेकंड वे होगा उसे इसी फंक्शन को इंडेक्स -2 से कॉल करो। हमें रिटर्न करना है ये जो 1 तरीका है और सेकंड तरीका का दोनों का सम। अब कहीं ना कहीं बेस केस लिखना पड़ेगा। तो बेस केस में किस तरह करेंगे, तो हमें एक चीज़ पता है कि अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पीछे से n से स्टार्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं घूमते घूमते यहाँ तक पहुँच गए, तो वो हमें स्टेप रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इन शॉर्ट ये अगर एक वैलिड पाथ है तो ऐसा समझो यहाँ से एक ये जो पाथ है इसको कहीं ना कहीं रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से ऐसा समझो ये 1 उठ के आया और इसने यहाँ दे दिया इसको, तो इसलिए हमें बेस केस में लिखना पड़ेगा 1, ताकि हर एक स्टेप जो ये वैलिड 0 यहाँ तक पहुँच पाए उसे हम 1 प्रोपोगेट करवा देंगे। सिमिलरली अगर दूसरा ये एक रास्ता है 1 2 और ये वाला, तो यहाँ से अगेन ये 1 को इसे रजिस्टर करवा देंगे इस पाथ को। तो इसलिए एक बेस कंडीशन यहाँ आ जाएगी कि अगर हमारा इंडेक्स पहुँचते पहुँचते हम लोग 0 पर पहुँच गए तो यहाँ से हम रिटर्न 1 करवा दो। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिनमें इंडेक्स कुछ माइनस पे डिपेंड होता है कुछ प्लस पे डिपेंड होता है, तो इनमें एज केसेस हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ये देखो इंडेक्स -1 हम जब भेज रहे हैं तो इसमें 100% गारंटी है कि कहीं ना कहीं वो 0 पे तो आएगा ही जंप कर करके। तो वो इसका इशू नहीं है। इशू हो सकता है इसका इंडेक्स -2 पे। अज्यूम करो f(1) कॉल हुआ तो f(1) किसे किसे कॉल करेगा, एक f(0) को कॉल करेगा और एक f(-1) को कॉल करेगा। बट एज़ पर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन अगर -1 -2 इन लोगों से तो हमें काम ही नहीं है, तो इसलिए हमारा ये सब इग्नोर करेंगे हम लोग। तो इसलिए यहाँ एक हल्की सी बेस कंडीशन आ जाएगी कि अगर हमारा इंडेक्स -2 > 0 हो तो ही आप आगे जाके कॉल करवाओ, वरना मत कराओ। तो ये इसका सूडो कोड हो गया। अब इसमें हमने ये अप्रोच जो ट्राई करी है वो हम n से लेकर हम 0 तक अप्रोच किया।
अगर मान लो अब किसी को 0 से लेकर n अप्रोच करना है, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह है कि इसमें डायरेक्शन हमारा आंसर चेंज नहीं करेगी। इसमें जैसे कि आगे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि हमारा स्टॉक स्पन करके है, उसमें हमारा जो डायरेक्शन है ना, आप कहाँ से कॉल करते हो वो इंपॉर्टेंट है, बट इस क्वेश्चन में नहीं है। तो अब अगर किसी को इस तरह नहीं करना हो, उसे आगे का मतलब 0 से लेकर n तक के लिए सॉल्व कराना हो तो कैसे करेंगे। तो फिर से हम एक डमी मार्किंग ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, जैसे कि अब मैंने आगे के एग्जांपल में कहा था, अगर 4 है तो यहाँ पर कोई 3 पे आ सकता है, और या तो 4 पे 2 पे आ सकता है, 4 से 2 पर। तो इसका उल्टा भी सही है, अगर कोई 2 पे खड़ा हो तो वो डबल जंप करके 4 पे जा सकता है, या तो कोई 2 पे खड़ा हो तो 3 पे जा सकता है। सिमिलरली जो 1 पे खड़ा हो वो सिंगल जंप करके 2 पे जा सकता है, या तो डबल जंप करके 3 पे जा सकता है। तो इससे भी एक हल्का सा एक हमें रिकरेंस जैसा मिल रहा है कि एफ ऑफ जो एन है वो किस पे डिपेंडेंट है, एफ ऑफ n+1 पर और एफ ऑफ n+2 पर, और इन दोनों का एडिशन नंबर ऑफ वेज बता देगा। इसमें भी यही चीज़ है, मान लो ये 0 से लेकर n तक की हमारी वर्किंग एरिया है। अब हमारा ये लॉजिकल बाउंड्री n+1 की है, क्योंकि काम तो हमें 0 से n तक ही करना है। तो बेसिकली वही जो जो स्टेप्स अगर n+1 तक पहुंच रहे हैं तो उन्हें हम 1 से प्रोवाइड करवा के वैलिड काउंट करवा देंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि ये वाला जो स्टेप है, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, एक यहाँ आया, अभी ये वैलिड यहाँ तक n+1 तक पहुँच गया, तो इसे पूरे को हमें एक 1 मतलब से काउंट करवाना है, इसलिए यहाँ पर आ गया, तो इसलिए इसे 1 n+1 जो है ना, जो हमारा लॉजिकल बाउंड्री है, वहाँ से इसे रिटर्न करवा देंगे। तो इसलिए इसका अगर सूडो कोड लिखना होगा तो इसमें जाएगा हमारा एक फंक्शन लिख दिया हमने, उसमें इंटीजर डाल दिया इंडेक्स। अब यहाँ हमारा जो 1 वाला जो है वो इसी फंक्शन को एक स्टेप आगे से बुलाना है, आप कैलकुलेट करके लेकर आओ, और जो 2 वाला है उसे हमें डबल के लिए कॉल करवाना है कि आप 2 स्टेप आगे जंप करके चेक करके आओ। हमें रिटर्न करवाना है इन दोनों का सम इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ़ वेज पूछे, तो कुछ वेज 1 ला के देगा, कुछ 2 ला के देगा, इसलिए। अब यहाँ पर बेस केस कैसे आएगा, जैसे मैंने कहा हमारी अगर कोई लॉजिकल बाउंड्री तक पहुँच पा रहा है, अगर हमारा इंडेक्स इक्वल टू n+1 तक आ पा रहा है तो इसे वैलिड रजिस्टर करवा दो, इसलिए यहाँ से रिटर्न 1 करवा दो। अब सिमिलरली क्योंकि इंडेक्स वाला क्वेश्चन है, कुछ +1 या कुछ प्लस होंगे, कुछ माइनस होंगे, तो ऐसे केसेस में एज केस दिखना पड़ता है। अभी इंडेक्स जो +1 वाला है ना, ये तो ये हैंडल कर लेगा n+1, क्योंकि गारंटीड है वो आप n+1 तक पहुँच पाओगे। बात हो रही इसकी, क्योंकि ये इंडेक्स +2 है तो हम चाहते हैं कि हमारी लॉजिकल बाउंड्री तक ही चीज़ें रहे, तो इसलिए हम यह एक कंडीशन डाल देंगे कि अगर हमारा इंडेक्स +2 लेस देन इक्वल टू n+1 है तो ही आप आगे जाओ। n+1 नहीं आएगा, यहाँ पर n आएगा, क्योंकि वर्किंग एरिया पे ही जाना है ना हमें, यहाँ तक वर्किंग एरिया n तक है हमारा, तो अगर ये यहाँ तक है तो ही जाओ, वरना नहीं। तो अब ये हमने सूडो कोड लिख दिया इसका। अब ये देखकर ही पता चल रहा है कि ये क्योंकि रिकर्सिव सॉल्यूशन है, और इसका अगर एक डमी ट्री बना देते हैं छोटा सा, मान लीजिए f(4) का, तो f(4) कॉल करेगा f(3) को, ये करेगा f(2) को, सिमिलरली f(3) करेगा f(2) को और f(1) को। यहीं से पता चल रहा है कि यहाँ ओवरलैप हो रहा है, तो इससे पता चलेगा कि हम मेमोराइज कर सकते हैं इसे आगे। क्यों, अब ये क्योंकि रिकर्सिव सॉल्यूशन है, हर एक फंक्शन कॉल 2 में टूट रहा है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2n होगी। अब जब मेमोराइज करना है तो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ पैरामीटर से हम एक स्टेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि वही तो स्टोर होगा वहाँ पर। तो यहाँ क्योंकि सिंपली दिख रहा है कि एक जो ये इंडेक्स है ना, यही इनफ है, इसलिए हम एक अरे ले सकते हैं जो मेमोराइज करें। अब सिंपली इसको मेमोराइज करना हो तो बात वही है कि एक डीपी अरे बना लेंगे हम साइज़ n का या n+1 का, उसको हम -1 से स्टोर करा देंगे। जब भी रिटर्न करेंगे जो वर्क हमने किया है किसी इंडेक्स का, तो उसे हमने स्टोर करवा लिया वहाँ पर, और जब भी यहाँ आ रहे हैं फ्रेश चेक करने, तो हम लोग चेक कर देंगे कि अगर हमारा डी ऑफ इंडेक्स -1 नहीं है, नॉट इक्वल टू -1, तो हम यहाँ से जो ऑलरेडी वर्क सेव है वही सेव कर दो, और नए अपडेटेड फंक्शन कॉल में यहाँ डी डाल देंगे, यहाँ डी डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा मेमोराइज सॉल्यूशन। टेबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हम लोग कोड एडिटर में देख लेते हैं सबमिट कर। तो ये कोड स्टब में हमें क्लाइम स्टेयर्स दिया हुआ है जिसका इंपोर्ट इंटीजर n है। तो यहाँ पर हम एक एफ नाम का फंक्शन बना देते हैं जहाँ से उसे इनपुट दे देते हैं n, और वो रिटर्न करेगा हमारा आंसर। हाँ, इसका फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। इसका इनपुट हम इंटीजर इंडेक्स करा देते हैं। जो 1 वाले स्टेप के आंसर है वो इसी फंक्शन को कॉल करवा देंगे इंडेक्स -1 से। जो 2 वाले आंसर्स हैं वो इसी फंक्शन कॉल में करवा देंगे इंडेक्स -2 से आप लेकर आ जाओ।
रिटर्न करा देंगे इनका जो 1 से आ रहे जितने स्टेप्स और जितने 2 से आ रहे हैं। बेस केस में जैसे हमने बोला था कि अगर इंडेक्स इक्वल टू 0 पहुँच जाए तो हम रिटर्न करा देंगे वहाँ से 1। और यहाँ एक चीज़ जो ये इंडेक्स -2 है, इसे कंडीशन के अंदर डाल देते हैं कि इफ़ हमारा इंडेक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तभी हमारा ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। एफ ऑफ इंडेक्स -2। ओके, इसे रन करके देखते हैं। ये रिकर्सिव सॉल्यूशन बेस किसी से पास हो गया है, पर ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये 2 की पावर n वाला सॉल्यूशन है। तो इसे अब डीपी में मेमोराइज कर देते हैं। तो एक वेक्टर ले लेंगे इंटीजर डीपी जो n+1 ले लेंगे हम, और -1 से इनिशलाइज कर देंगे। यहाँ से पास कर देंगे डीपी, यहाँ पर उसे रिसीव कर देंगे हम रेफरेंस के साथ। तो यहाँ पर जब रिटर्न होने से पहले हमने जो भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वर्क किया है, जिसका आंसर आ चुका है, उसे सेव करवा देंगे। और यहाँ आने से पहले अगर हमारा आंसर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, नॉट इक्वल टू -1 है, तो वो कैलकुलेटेड आंसर ही रिटर्न करवा देंगे और हर एक फंक्शन कॉल में डीपी भेज देंगे। ठीक है, ये बेस किसी से पास हो गया है। चेक करते हैं इसका सबमिशन, ये हो चुका सबमिट। अब जैसे कि ये मेमोराइज सॉल्यूशन है, अब इसे टेबुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो टेबुलेशन में कन्वर्ट जब करेंगे तब हम जो डीबी एरे जो इनिशलाइज -1 है, सबसे पहला स्टेप वो वहाँ 0 हो जाएगा। उसके बाद हम बेस केस देखते हैं। बेस केस में यहाँ हमने लिखा था इंडेक्स अगर 0 हो तो हमें 1 काउंट करवाना है। तो यहाँ पर सिमिलरली हम वही डाल देंगे कि अगर हमारा 0 है, डीपी ऑफ 0 स्टेट में हम 1 करवा देंगे। फिर जैसे कि हम यहाँ पर n से लेकर 0 गए थे, तो ये टेबुलेशन में उल्टा चल रहे हैं। या पहले 0 स्टोर करवा दिया, अब हम जाएंगे उसके आगे से n तक। तो 0 स्टोर हो चुका, 0 वाला स्टेट का आंसर, तो अब इंडेक्स लेगा 1 और वहाँ से इंडेक्स आएगा लेस देन इक्वल टू n तक, क्योंकि हमारा वर्किंग जो एरिया है वो n तक है। और यहाँ पर ही लॉजिक कॉपी कर देंगे। जहाँ जहाँ फंक्शन कॉल है वहाँ डीपी डाल देंगे। और यहाँ रिटर्न हटा देंगे। अच्छा, इनिशियली जब हमारा आंसर आया था रिकर्सिव सॉल्यूशन में, तो वो एफ ऑफ n में दिया था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा आंसर स्टोर होगा डीपी ऑफ n में। इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये हो चुका, अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका। अब जैसे कि अब यहाँ से अब आगे देखते हैं कोड ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हम हार्ड कोड जब इस तरह लिखते हैं कि इंडेक्स कुछ पीछे वाले या कुछ आगे वाले, जहाँ भी हार्ड कोड वाले स्टेप्स आते हैं, तो वहाँ उतने वेरिएबल्स लेके हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब स्पेस सिर्फ उतना ही ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सिर्फ लास्ट एज और उसके एक और लास्ट, मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप, इन दोनों पर ही हमारा आंसर डिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पर एक मैपिंग ले लेते हैं, एक प्रीवियस 1 नाम से जिसको 0 दे देते हैं, प्रीवियस 2 नाम से जिसको 0 दे देते हैं, और एक इंटीजर हमारा करंट दे देते हैं जो कि करंट स्टेट है। यहाँ पर अब वेक्टर हटा देते हैं। अच्छा, अब जो ये इंडेक्स -1 वाला है, तो ये प्रीवियस स्टेट हो जाएगा P1। इंडेक्स -2 वाला ये हो जाएगा P2। जो ये DP ऑफ इंडेक्स है जो कि करंट स्टेट है, तो इसे करंट लगा देंगे। अब यहाँ जो हमारी बेस कंडीशन थी DP ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो वहाँ पर प्रीवियस जहाँ अगर हम करंट खड़े हैं तो उसके अगर एक स्टेप पीछे देखेंगे तो वो P1 होगा, P2 नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे P1 पे हम असाइन कर देंगे 1। अच्छा, अब यहाँ पर ये कैसे काम करेगा, जिसकी प्रीवियस 2, प्रीवियस 1 और हमारा है यहाँ पर करंट। तो जो नेक्स्ट इटरेशन होगी वो करंट +1 की होगी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा जो प्रीवियस 2 है वो प्रीवियस 1 बन जाएगा। जो हमारा करंट है वो बन जाएगा जो हमारा प्रीवियस 1 है वो बन जाएगा करंट। और ये करंट +1 बन जाएगा हमारा करंट। मतलब एक ये जो विंडो है नहीं कि आगे खिसक गई है, तो इसी तरह हम इसको अपडेट कर देंगे। जो हमारा प्रीवियस 1 की वैल्यू प्रीवियस 2 में डाल देंगे और प्रीवियस 1 में हम डाल देंगे करंट,
और करंट तो जो अपने आप अगले इटरेशन में कैलकुलेट होगा ही। अब जब ये लूप ख़त्म होगा तब हमारा आंसर स्टोर होगा करंट में, तो इसलिए वो करंट आंसर उस लूप के एंड होते टाइम P1 में स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ से हमारा आंसर स्टोर करवा देंगे, ये P1। ओके, ये हमने इनिशलाइज करने से पहले इसे दे दिया था, कोई नहीं, यहाँ पर हम कर देते हैं 1। इसे भी सबमिट करके चेक कर लेते हैं। हाँ, ये भी हो चुका। तो यहाँ हमारा ये स्पेस ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी हो चुका। मैं हैबिचुएटेड हूँ C++ में, बट जो जावा वाले है स्टूडेंट्स, उन लोगों के लिए मैंने कोड वॉक थ्रू करेंगे, जो कि यहाँ स्टार्ट करते हैं। एक रिटर्न फंक्शन बना दिया रिकर्जन ऑफ n, और जिसका इनपुट है, तो मतलब ये हम 2 की पावर n वाला जो सॉल्यूशन उससे सॉल्व करेंगे। यहाँ डमी स्टेटमेंट ये लिखे हुए हैं। ये कोड बेसिकली मैं ये एक एक्सटेंशन से जनरेट करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरा फ्लुएंसी जावा में इतना नहीं है। अब इंटीजर रिकर्जन जो मैं बनाया था, ये बेसिकली इंटीजर n ही लेगा, जो ऊपर से जो फंक्शन का को है। अब यहाँ पर हमारा हेल्पर एक फंक्शन है जिसको हम n पास कर दे रहे हैं। हेल्पर फंक्शन में हम इंटीजर इंडेक्स बना देंगे, बेस केस लिख देंगे। अगर इंडेक्स अगर 1 है, 0 है, तो यहाँ से उसे वैलिड करवा के रिटर्न 1 करवा दो। 1 वाले जितने सॉल्यूशन है वो इसी फंक्शन को कॉल करवा के इंडेक्स -1 से करवा दो। 2 वालों को इनिशियली 0 रखो, क्योंकि वहाँ एक कंडीशन चेक करनी है। अगर इंडेक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसी फंक्शन को कॉल कराओ इंडेक्स -2 से। अब रिटर्न करवा दो हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन। यहाँ से चला के देख लेते हैं, ये चल गया। अब इसका मेमोराइजेशन वाला देखते हैं। यहाँ पर ये मेमो जो फंक्शन है, ये बेसिकली सॉल्व करेगा मेमोराइजेशन का कोड। इसे भी सिंपल हम n से पास करवा देते हैं। अब यहाँ पर हम DPA कार्य करवा लेते हैं n+1 का, उसे फिल करवा देते हैं -1 से। अब यहाँ पर एक हेल्पर है, उसमें ये दोनों को पास करवा देते हैं। आगे एक हेल्पर फंक्शन में एक इंडेक्स इंटीजर जाएगा और एक DP अरे जाएगा। और चेक कर लेंगे, अगर हमारा बेस केस है, अगर इंडेक्स इक्वल टू 0 है तो वहाँ से 1 रिटर्न करवा दो। अगर ऑलरेडी कैलकुलेटेड आंसर है तो वो DP ऑफ इंडेक्स रिटर्न करवा दो। 1 वाला जितना भी है वो सेम फंक्शन को इंडेक्स -1 के लिए कॉल करा दो। 2 वाले को इनिशियली 0 रखो। अगर ये बेस्ड ऑन दिस इंडेक्स -2 अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, तो ही इस फंक्शन को कॉल कराओ इंडेक्स -2 से। रिटर्न करवा दो हमारा इन दोनों का सम बाय विथ स्टोरिंग दैम। अब इससे कॉल करवा के देख लेते हैं हम मेमो से। यहाँ पर ये यहाँ सबमिट हो चुका बेस केसेस पर। अब टेस्ट केसेस पर देख लेते हैं, ये हो चुका पास। अब आगे जाते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे टेबुलेशन से। तो एक इंटीजर n पास करवा दिया है वहाँ पर, जस्ट ये सॉल्व करेगा टेबुलेशन से, इसलिए। अब यहाँ पर DP अरे को हम इनिशियलाइज करवाते हैं। जो बेस केस है हमारा, जो DP ऑफ 0 में 1 लिख दिया हमने। अब यहाँ जैसे हम रिकर्जन में n से 0 चले थे, वैसे यहाँ टेबुलेशन में उल्टा चलते हैं। तो यहाँ 0 का बेस केस तो हमने 1 लिखवा दिया, तो अब 1 से लेकर n तक हम जाएंगे, तो इसलिए फॉर लूप वहाँ तक चलेगा। जो 1 वाला है उसे सेम जो लॉजिक है उसे ही यहाँ रखेंगे, बट 1 वाला है वो फंक्शन कॉल की जगह DP ऑफ इंडेक्स में चेंज हो जाएगा। सिमिलरली 2 वाला ये कंडीशन चेक होगी इंडेक्स -2, इसके बेस पे वो DP ऑफ इंडेक्स -2 पे ले लेगा, और DP ऑफ इंडेक्स पे हम 1+2 स्टोर कर देंगे। यहाँ से रिटर्न करवा देंगे हम ये DP ऑफ n। अब इसे भी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये भी बेस केस में हो चुका है, ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब आगे देखते हैं हम स्पेस ऑप्टिमाइजेशन से। तो SPO एक फंक्शन सॉल्व करवाते हैं जो कि इसे स्पेस ऑप्टिमाइज्ड वे में सॉल्व करेगा। उसे n पास करवा देते हैं, जो हमारा इनपुट था वही। अब जैसे कि स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में हमने आगे भी देखा था कि जो लास्ट जो, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो लास्ट
स्टेप और सेकेंड लास्ट स्टेप पर ही डिपेंड करता है। तो अगर हम इन्हें वेरिएबल्स में भी स्टोर करवा ले तो हमें फिर पूरे अरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सिर्फ ये लास्ट स्टेज और सेकेंड लास्ट स्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर हम दो वेरिएबल स्टोर करवा सकते हैं, प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 कर। तो प्रीवियस 1 और प्रीवियस 2 को हमें 0 से इनिशियलाइज करवाया है। प्रीवियस 1 में 1 इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पर टेबुलेशन वाले कोड में देखो जो बेस केस था हमारा DP ऑफ 0 में 1 लिया है। तो अब अगर हम करंट पे खड़े हैं तो उसका जस्ट एक पीछे वाला होगा वो प्रीवियस 1 होगा और दो पीछे वाले प्रीवियस 2 होंगे। तो उसके करंट के जो पीछे है वो प्रीवियस 1 होगा, इसलिए हमने यहाँ प्रीवियस 1 में 1 स्टोर करवाया है और एक इंटीजर करंट लिया है जो करंट स्टेट को बताएगा। फॉर लूप वहीं से ही चलेगा हमारा इंडेक्स 1 से n तक के लिए। जहाँ DP ऑफ इंडेक्स -1 है वहाँ P1 कर देंगे, इंडेक्स -2 है वहाँ पर हम P2 कर देंगे और इन दोनों का सम करंट में स्टोर करवा लेंगे। अब जब नेक्स्ट इटरेशन होगी तब ये जो तीनों की विंडो है एक लेवल आगे चली जाएगी, मतलब जो P2 P1 करंट था वो आगे हो जाएगा P1 करंट और करंट +1। ध्यान से सुनना फिर से, जो P2 P1 और करंट था ये विंडो आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो अब हो जाएगा वो P1 करंट और करंट +1। तो वही कर रहे हैं हम, P1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर P2 में स्टोर करवा देते हैं, करंट की वैल्यू P1 में स्टोर करवा देते हैं और करंट जो कि हमारा हो तो अपडेट हो ही जाएगा। अब जब ये कोड यहाँ फिनिश होगा तब यहाँ करंट में जो आंसर हमारा स्टोर हुआ होगा वो जब ये लूप कहीं ना कहीं ख़त्म होगा वो फिर स्टोर हो जाएगा P1 में। तो इसलिए इसे हम रिटर्न P1 करवा देते हैं। तो यहाँ से ये हमारा स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला भी हो चुका फिनिश। इसे चेक कर लेते हैं। ये एक्सेप्ट हो चुका बेस केसेस पर, हाँ ये भी सबमिट हो चुका। तो मुझे एक फीडबैक चाहिए, जैसे कि मैं जावा वाली फ्लुएंसी मेरी इतनी नहीं है, बट ये मैंने एक अपना कस्टम एक्सटेंशन से ये जो मेरा जो C++ वाला कोड का वेरिएंट था उसी को ही जनरेट करवाया है और उसे मतलब रादर देन पोस्टिंग इमेज, क्योंकि इमेज से पढ़ना वो थोड़ा कम्बरसम होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा अलग इसमें ट्राई किया है कि कोड वॉक थ्रू, मतलब जो आगे हमने C++ वाला जो कोड समझा उसी का ही ये पोर्टेड वर्जन है जावा में, बट जो ये वॉइस ओवर के साथ इस तरह इसमें मतलब हम लाइन बाय लाइन जाके समझ सकते हैं। तो इसका फीडबैक दे देना, अगर पसंद आए तो हम ये जावा वाला जो कोड है इस तरह कंटिन्यू रखेंगे, वरना अगर इसका इतना पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता तो फिर मैं C++ वाला अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। बट और साइड में लास्ट में जावा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक इमेज 5-10 सेकेंड के लिए स्क्रीन पे रख देंगे कि आप उसे देख सकते हो। तो थैंक यू, लाइक करना, शेयर करना याद से, और ये सब वीडियोस को रिवीजन की तरह लेना। तो बेसिकली अगर आपने लॉजिक पढ़ चुका है, आपका प्लेसमेंट आने वाला है 2 या 3 महीनों के अंदर, तो उस केस में आप ये रिवीजन जितनी बार करोगे उतना आपको बेनिफिशियल रहेगा, उतनी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। तो थैंक यू, बाय।